बोलना ही इस समय एक बड़े अपराध के तौर पर देखा जाने लगा है। भले ही वो कितने ही वाजिब और ज़रूरी सवाल हों, उन पर बोला जाना बहुत ज़रूरी हो। जब अली अनवर साहब इस पर कुछ तैयार कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने मुझसे साझा किया था, तो उसमें 3-4 बिंदु ऐसे थे जिन पर मैंने उनसे बातचीत की थी। इसमें शायद दर्ज भी हैं अली अनवर साहब। तो ये जो पहला इसमें है, पसमानदा केवल वोट बैंक नहीं है, वो सामाजिक न्याय और समता की लड़ाई का हिस्सा हैं। वो हमारा संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक दायित्व है कि उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में लाकर सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाने की कोशिश करें। अब ये देखिए, ये पूरी तरह से सैद्धांतिक प्रश्न लग रहा है, सैद्धांतिक विचार लग रहा है, जिसमें ये लगता है कि भाई जैसे हिंदुओं के पिछड़े हैं वैसे ही मुसलमानों में पिछड़े हैं, उन्हें बराबर का हक मिलना चाहिए। दूसरा है, दलितों और अति पिछड़ों की तरह पसमानदा भी गरीब, उपेक्षित, पिछड़ा है। इसके एक हिस्से की हालत तो हिंदू दलितों से भी ख़राब है। विपक्ष डरे नहीं, पसमानदा शब्द उर्दू फारसी का ज़रूर है, लेकिन ये रिलीजन और कास्ट न्यूट्रल है। इस नाम का न कोई धर्म है न कोई राजनीति, ये जमात सूचक शब्द है और भारतीय संविधान के दायरे में। अब इसमें देखिए, ये एक तरह का डर आपको इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जब आप पसमानदा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे उसका एक ख़ास मायने निकाला जा सकता है। और इसलिए ये डरते सहमते हम ये बात कहते हैं कि इसे फारसी का ये शब्द ज़रूर है, लेकिन इसे उस संदर्भ में न देखा जाए, धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में न देखा जाए। तीसरा, पसमानदा अगर हर तरह से सशक्त होता है तो मुसलमानों में मौजूद, अब इस सवाल को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ये केवल पिछड़े मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के सारे समुदायों के लिए, हिंदुस्तान की भलाई के लिए ज़रूरी है कि पसमानदा समुदाय भी आगे बढ़े। इसलिए मैं इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से अलग रखने की तरफ सोचता हूँ कि जैसे ही हम एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में पसमानदा मुसलमानों की बात करने लगते हैं, एक अल्पसंख्यक आइडेंटिटी के साथ इस सवाल को जोड़ देते हैं, तो एक ख़तरा फिर पैदा हो जाता है कि इस मुद्दे को सुना ही ना जाए। इस मुद्दे को या तो सुना ही नहीं जाएगा, या फिर इसे खारिज कर दिया जाएगा, या फिर इस पर 2-4 इल्ज़ाम लगा दिए जाएंगे कि या तो ये अलगाववादी है, विभाजनकारी है, इस तरह के विचार इससे नत्थी कर दिए जाएंगे। ये खतरा मुझे इसमें दिखता है। तो ये 4-5 प्रश्न थे जो मैंने अली अनवर साहब से डिस्कस किए थे। तो अब मैं अंत में बस संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि इस मौजूदा समय में क्या इस सवाल को, पसमानदा के सवाल को, हम केवल पिछड़े मुसलमानों के सवाल के रूप में आगे रख कर ले जा सकते हैं, या इस लड़ाई को हमें दूसरे पिछड़े समुदायों के साथ जोड़कर, देखकर उनके साथ इसका कोई प्रोग्राम बनाकर आगे ले जाना होगा। अलग थलग अगर इसको आंदोलन के रूप में आगे ले जाते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे, उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, उससे कौन से राजनीतिक दल, कौन से विचारधारा लाभान्वित होंगे, इस पर गौर किया जाना चाहिए, उस खतरे को देखा जाना चाहिए। और दूसरी तरफ कि अगर वो गोलबंदी इस आधार पर होती है, धार्मिक खांचों के बजाय एक जो पिछड़ेपन और गरीबी, विषमता, इन सब सवालों को साथ जोड़कर अगर इसको देखा जाएगा, वो गोलबंदी की जाएगी, तो वो ज़्यादा कारगर होगी या नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये एक फिर वही सवाल है कि यहाँ पर हम एक धर्म संकट में फंसे नज़र आते हैं कि जब हम उस तरह से सोचने की कोशिश करते हैं तो उस तरह के लोग इन सवालों पर सोचने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन ये आज की स्थिति है, अगर लगातार इस दिशा में प्रयास किया जाए, लगातार कोशिशें की जाए जो राजनीतिक दलों को इन्फ्लुएंस करने की, उनको इस एजेंडे से जोड़ने की, और ख़ास तौर पर उस राजनीति को जो
पिछड़े की राजनीति है, सामाजिक न्याय की राजनीति है, उससे अगर ये सवाल जुड़ेगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इसका आधार भी बढ़ेगा, ज़्यादा प्रभाव भी बढ़ेगा और इसके कुछ अच्छे नतीजे भी निकल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली अनवर साहब, आपने मुझे इस मौके पर याद किया और मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया डॉक्टर मुकेश कुमार जी। वैसे तो आपको हम सत्यहिंदी.com पर बहुत सुनते हैं और आपके बहुत फॉलोवर भी हैं, लेकिन आज रूबरू आपने यहाँ अपना वक्तव्य दिया तो बहुत अच्छा लगा। इसी कड़ी में मैं प्रोफेसर हिलाल साहब जो CSDS में हमारे साथी रहे हैं उनको दावत दूंगा कि वो आएं और अपनी बात रखें। जनाब हिलाल अहमद साहब।